तो प्लानिंग और कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ना है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए फुल जो प्रोसेस है उसको देखना है, उसकी स्केड्यूलिंग देखनी है, एस्टिमेटिंग देखनी है, RFPs क्या होते हैं एंड बिड प्रपोजल्स क्या होते हैं, ये देखना है। सबसे पहला है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीमीडिया। प्रोसेस के अंदर फिर आगे फर्दर ये कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो है जो भी आपका आइडिया उसको एनालाइज कर लिया जाता है। ठीक है, आइडिया एनालिसिस है। उसके बाद प्री टेस्टिंग है। टेस्टिंग के बाद जो है टास्क प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद डेवलपमेंट है एंड देन डिलीवरी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ फेज से मिलता जुलता ही है। सबसे पहले आइडिया एनालिसिस। आइडिया एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, बिफोर बिगनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन इट्स स्कोप एंड कंटेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट कोई भी है उसको स्टार्ट करने से पहले उसके जो कंटेंट्स है, जो उसका स्कोप है वो देख लिया जाए। इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री क्या है, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसका स्कोप क्या है। Balance is the key principle in idea analysis. The aim is to generate a plan of action that will become the roadmap for the production. ठीक है, एक तो ये है जब ये आप एनालिसिस कर रहे हैं इसके दरमियान आप बैलेंस रखेंगे, और दूसरा ये है कि आप जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको लेके उनकी प्लानिंग करेंगे। प्लान जो है एज अ रोड मैप यूज़ होता है, ये बात हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। ठीक है, हम जब प्लानिंग कर लेते हैं हमारे पास एक रोड मैप होता है, एक स्केच बना हुआ होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है आगे फर्दर काम जो है वो करते रहते हैं। It is necessary to continue with the purpose or goal against the feasibility and the cost of production and delivery. अब ये देखना है कि जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए जो हमारे गोल्स हैं, जो चीज़ हम अचीव करने जा रहे हैं, उनकी फिजिबिलिटी देखनी है कि वो ठीक है या नहीं है बनाने, और साथ में उनकी ओवरऑल सारी चीज़ें, उसकी पर कितनी कॉस्टिंग हो रही है, प्रोडक्शन, उसकी डिलीवरी की एक्सपेंसेस, उन सारी चीज़ों को साथ में देख लेना। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी होती है जब हम हर एक पॉइंट पर जो फोकस कर रहे हैं देखने के लिए कि ये चीज़ आगे फर्दर हम प्रोसीड करें या ना करें। ठीक है, this can be done dynamically by adding elements or to subtracting elements from a project. ठीक है, ये अब किस तरह से हो सकता है कि आप फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आपने देखा ये काम ठीक है या नहीं है, आपने कुछ टास्क था उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए अगर आपको लग रहा है इसके अंदर एलिमेंट्स और डालने चाहिए तो आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उनको जो है आप वहाँ से वन बाय वन करके रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, An additive process involves starting with minimal capability and gradually adding element. ठीक है, एडिटिव प्रोसेस क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं मिनिमल थोड़े से और फिर उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते रहते हैं। अ सब्ट्रैक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व डिस्कार्डिंग अननेसेसरी एलिमेंट फ्रॉम अ फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, एक फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट बना हुआ है आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। आइडिया एनालिसिस इन्वॉल्व फाइंडिंग आंसर टू क्वेश्चंस लाइक। ठीक है, अब आइडिया एनालिसिस के अंदर ये कुछ क्वेश्चन दे दिए जिसके आंसर हमने देखते हैं। फर्स्ट वन इज हु इज द इंटेंडेड ऑडियंस, आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर नीड्स। ठीक है, इंटेंडेड ऑडियंस कौन सा है जिसके लिए आप ये बना रहे हैं, वो ऑडियंस किस लेवल की है और उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्वेश्चन के आंसर होंगे तो तभी हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट सही तरह से बना सकेंगे। बट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स विल बेस्ट डिलीवर द मैसेज। ठीक है, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स के अंदर से कौन सा बेस्ट है, ऑडियो है या वीडियो है या इमेज, कौन सा बेस्ट एलिमेंट होगा जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपके मैसेज को डिलीवर अच्छी तरह कर सकेगा। व्हाट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज कैपेसिटी would be required, how much time, effort and money would be needed, how will the final product be distributed। ठीक है, ओवरऑल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, स्टोरेज, उन सारी चीज़ों को देखना है। फिर कितनी एफर्ट एम्प्लॉय कितने लग रहे हैं, उनके लिए कितनी कॉस्टिंग लग रही है वो देखना है, और फाइनल पे आपने बना के
प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है तो उसको किस तरह से डिलीवर करना है, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंक्लूड, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ हो सकते हैं। डॉट प्रोजेक्ट, ये फॉर जस्ट नेम दिए हुए हैं, ठीक है, इनके ओपन प्रोजेक्ट, गैंट चार्ट और स्प्रेडशीट, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। इसमें से आपने देखा होगा स्प्रेडशीट जो एक्सेल की शीट होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिफरेंट फार्मूलाज लगा के हम जो है अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते हैं, कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे हो रही है, कितना टाइम लगेगा। गैंट चार्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल। जस्ट नेम बताए हुए सॉफ्टवेयर कौन कौन से, ठीक है। और एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो यूज़ करके बताया हुआ है, कौन सा है, ये गैंट चार्ट बना हुआ है, ठीक है। गैंट चार्ट के अंदर यहाँ पे सारी आपने एक्टिविटीज पुट कर दी, यहाँ पे ये बता रहा है कि इस डेट के दौरान जो आपकी ये वाली एक्टिविटी हुई है, फिर इस डेट के दौरान ये वाली एक्टिविटी हुई, मीन्स ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है उसकी एक्टिविटीज को टाइम और डेज के लिहाज से, ठीक है। आइडिया एनालिसिस, अच्छा यहाँ पे आप फर्स्ट जो आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ सॉफ्टवेयर से वो CPM है। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। CPM project management software typically provide critical path method CPM scheduling, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक आपको CPM दे रही है, क्रिटिकल पाथ मेथड scheduling function to calculate the total duration of the project based on each identified activity showing prerequisites। अच्छा, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट की जो टोटल ड्यूरेशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट करता है CPM, ठीक है, कि आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर कितना कितना जो है वो टाइम लगा है उसको ओवरऑल मेजर करके देता है CPM। नेक्स्ट वन इज PERT। PERT क्या है हमारे पास, प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक PERT चार्ट प्रोवाइड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टास्क रिलेशनशिप। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपके जो टास्क है उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, किस तरह से एक्टिविटीज जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रही है, किस तरह से एक वर्किंग मॉड्यूल दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उस सारे को ग्राफिकली शो करने के लिए हमारे पास PERT यूज होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। और थर्ड वन जो है हमारे पास गैंट चार्ट है, डिपिक्ट ऑल द टास्क अलोंग द टाइमलाइन, ठीक है। ये भी आपको जो है टाइम के साथ साथ बताता है कौन सी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है, जैसे CPM के अंदर बताया जाता है। लेकिन CPM के अंदर जो है ओवरऑल टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग क्या है, डिफाइन योर प्रोजेक्ट गोल in fine detail and spelling out what it will take in term of skill, contents and money to meet this goal, ठीक है। इसके अंदर ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट का जो गोल है उसको बड़ी डिटेल के अंदर बताया जाता है, ठीक है। डिटेल के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन कर दी जाती हैं कि कितनी स्किल्स, कंटेंट्स वगैरह जो है वो रिक्वायर्ड हो। और उसके साथ वर्कअप ऑफ प्रोटोटाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऑन पेपर टू हेल्प यू रिलेट योर आइडियाज टू द रियल वर्ल्ड, ठीक है। फिर क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले उसकी जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपने बनाना है उसको टोटली जो चीज़ों को देख लिया डिटेल के अंदर, फिर साथ में उनकी जो है उसके लिए एक प्रोटोटाइप सा बना लिया, ठीक है। प्रोटोटाइप कोई एज सच सिस्टम नहीं, बस वो कह रहे हैं कि एक स्केच सा बना लिया पेपर के ऊपर ही, ये थोड़ा सा किसी मटेरियल के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो आइडिया ले रहे हैं वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में जब इम्प्लीमेंट होगा तो किस तरह से होगा, ठीक है। तो मीन एक टाइप की टेस्टिंग ही है छोटी सी प्रोटोटाइप के थ्रू। टास्क प्लानिंग इन्वॉल्व, अच्छा, अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, डिज़ाइन द इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क, डिजाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क, होल्डिंग क्रिएटिव आइडिया सेशन, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क यूज करना है उसको डिजाइन किया जाएगा, ठीक है। फ्रेमवर्क जो बेसिस होती है जिनको आप बेस बना के आगे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए।
होल्डिंग क्रिएटिव आइडिया सेशन, ठीक है, आइडिया शेयरिंग करने के लिए डिफरेंट सेशन मीटिंग्स वगैरह जो है वो अरेंज की जाएंगी। डिटर्मिनिंग द डिलीवरी, डिटर्मिन द डिलीवरी प्लेटफॉर्म एंड ऑथरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद डिलीवर किस मीडियम के थ्रू आपने करना है वो डिसाइड कर लेंगे। ऑथरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो एक्चुअल में टूल यूज करना है सब कंपोनेंट्स को मिलाने के लिए वो कौन सा यूज करना है। असेंबलिंग द टीम, टीम सारी जो है उसको ज्वाइन किया, उसको इकट्ठा किया, कंबाइन किया। बिल्डिंग अ प्रोटोटाइप, प्रोड्यूसिंग ऑडियो वीडियो, टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी एंड डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ों को देखा, टेस्ट किया और साथ में फिर उनको बनाने के बाद डिलीवर कर दिया। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आल्सो नाउन एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को हम प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और फिजिबिलिटी स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटोटाइप जो है हम यूज़ करते हैं अपने जो आइडियाज़ है उनको प्रूव करने के लिए, ठीक है, कि एक्चुअल में वो ठीक है या नहीं है। और फिजिबिलिटी स्टडी भी इसी चीज़ को कहा जाता है कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास आगे प्रोसीड करने के लिए फिजिबल है या नहीं है। अगर फिजिबल है तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ पे उसको क्विट कर देते हैं। Involves testing of the initial implementation, involve testing of the initial implementation of ideas, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे की जाती है, लाइट सा स्टार्ट ले लिया जाता है। बिल्डिंग मोकअप इंटरफेस, ठीक है, ऐसी एग्जांपल इंटरफेस बना के चेक कर लिया जाता है। एक्सरसाइजिंग द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, और साथ में जो भी आपने हार्डवेयर यूज करना है उसको यूज करके देख लिया जाता है। ट्रायल कैलकुलेशंस आर पॉसिबल आफ्टर प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग जब बना लिए, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने के लिए देख लिया, उसके बाद जो है ट्रायल कैलकुलेशन मीन्स कि आप कैलकुलेशंस जो है वो करके देख लेते हैं कि हमारे पास अभी जो है वो ऐसा है। जब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी तो वहाँ पे जो है उसी लिहाज से आप सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं। रिटन रिपोर्ट एंड एनालिसिस ऑफ बजट अलाउ the client some flexibility and also provide a reality check for the developer. जब आपने ओवरऑल रिपोर्ट्स देख ली है, एनालिसिस कर लिया, बजट देख लिया है, तो फिर आपके लिए क्या है, क्लाइंट के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है किस टर्म के अंदर, कि उसे भी पता चल जाता है कि मेरा जो काम होना है, प्रोजेक्ट बनना है, उसके लिए इतना टाइम लग सकता है, इतनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है। वो भी ज़रा उसका जो देख लिया जाता है कि वो वेरी कर रहा है, रुक रहा है, आगे जा रहा है या फिर बनवाना चाह रहा है। अल्फा डेवलपमेंट एंड बीटा डेवलपमेंट। अब अल्फा और बीटा डेवलपमेंट क्या है? अल्फा और बीटा टेस्टिंग का आपने सुना होगा। जो अल्फा होता है, चलिए यहीं से आपको बता देती हूँ। अल्फा डेवलपमेंट, एट दिस स्टेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट इंक्रीजेस एंड बिकम मोर फोकस्ड, मोर पीपल गेट इन्वॉल्व, ठीक है। इस अल्फा डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगती है। अल्फा डेवलपमेंट जो होती है वो आपकी एक्चुअल जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है आपके डेवलपर की साइड पे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पे जो है कि ढेर सारे डेवलपर्स वगैरह उस पर काम कर रहे होते हैं, डिज़ाइनर वगैरह, ज़्यादा सारी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो बीटा डेवलपमेंट है, बीटा डेवलपमेंट जो है वो आपकी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में नहीं हो रही होती। तो बनाने के बाद एक्चुअल में जब उस को डिलीवर कर दिया जाता है आपके प्रोजेक्ट को, तो डिलीवर के बाद वहाँ पे अगर कुछ चेंजिंग करनी हो तो ये उधर होता है। एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट आर फंक्शनल, ठीक है। मोस्टली काम जो आपका हुआ होता है अल्फा टेस्टिंग के अंदर, जब आपके डेवलपर्स कर रहे हैं, जब वो बना के कस्टमर साइड पे दे देते हैं, उसके बाद अगर कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए होती है तो वो बीटा डेवलपमेंट में आती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द फीचर ऑफ द प्रोजेक्ट आर फंक्शनल, क्योंकि वो बने हुए होते हैं। टेस्टिंग इज डन बाय अ वाइडर एरिया ऑफ टेस्टर, ठीक है। तो बीटा डेवलपमेंट के अंदर क्योंकि आप यूजर्स को दे देते हैं यूज करने के लिए कि वो देख के बताए इसमें कोई मसला है या नहीं है, एक तरह की टेस्टिंग होती है, ठीक है। वो टेस्ट करके बताते हैं कि इसके अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं, फिर वहाँ पे जो उसको थोड़ा सा डेवलप कर लिया जाता है, ठीक कर लिया जाता है। डिलीवरी, in the delivery stage the project is set to be a golden going golden,
ठीक है। डिलीवरी के फेज के ऊपर हम अपने प्रोडक्ट को कहते हैं कि हमारा जो गोल्ड है वो जा रहा है, मीन्स जो प्रोजेक्ट है उसको बना हुआ, ये जो प्रोडक्ट बना हुआ उसको ये गोल्ड कह रहे हैं कि हमारा गोल्ड जो है उसको हम डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। द कंसर्न शिफ्ट वर्ड द स्केलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इन द मार्केट प्लेस। ठीक है। डिलीवर करने के बाद एक ही कंसर्न होता है कि अपने प्रोडक्ट को जो ज़्यादा से ज़्यादा स्केलेबल किया जाए मार्केट के अंदर। नेक्स्ट वन जो है हमारे पास स्केजुलिंग है। स्केजुलिंग क्या है? माइलस्टोन्स आर डिसाइडेड एट दिस स्टेज। ठीक है। स्केजुलिंग के अंदर जो है हम माइलस्टोन्स जो है उनको डिसाइड कर लेते हैं। माइलस्टोन्स क्या है कि हमने कितने टाइम के बाद क्या चीज़ डिलीवर करनी है, कितना प्रोडक्ट का पार्ट जो है वो डिलीवर करना है। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच डिलीवरेबल, इसको माइलस्टोन भी कह सकते हैं, डिलीवरेबल भी कह सकते हैं। ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच डिलीवरेबल दैट इज द वर्क प्रोडक्ट डिलीवर टू द क्लाइंट इज एस्टिमेटेड एंड एलोकेटेड। ठीक है। आप यहाँ पे देख लेते हैं कि आप जो है क्या चीज़ डिलीवर करने लगे हैं, करेंगे अपने क्लाइंट को, और उसके लिए जो एस्टिमेशन कर लेते हैं उसके लिए कितना टाइम, कितनी एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। Scheduling is difficult for multimedia project because multimedia creation is basically artistic trial and error। ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते स्केजुलिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के लिए, मुश्किल है, क्योंकि मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर मोस्टली जो है वो हिट एंड ट्रायल वाला काम है। ठीक है। कोई चीज़ लगा के देखी, ट्राई करके देखा, हो गया तो ठीक है, वरना एरर आ गया और फिर उसको दोबारा से ट्राई कर दिया। ठीक है। ट्रायल एंड एरर वाला काम है। स्केजुलिंग तो इस तरह से फिर फिक्स नहीं कर सकते हैं टाइम को। स्केजुलिंग इज आल्सो डिफिकल्ट बिकॉज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज आर इन कॉन्स्टेंट फ्लक्स। ठीक है। उसके अलावा इसलिए भी मुश्किल है कि टेक्नोलॉजी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है। ठीक है। जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में बाकियों के लिए भी एक है पॉइंट है कि कुछ ही टाइम के बाद टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनकी रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो चेंज हो जाती है, और ओवरऑल जो है हम फिर उसके ऊपर अलग से टाइम लगता है उनको सेट करने के लिए। At this stage, clients needs to approve or sign off on the work created। ठीक है। स्केजुलिंग के अंदर ही जब आप सारी चीज़ें देख लेते हैं, इस पे ये वाली चीज़ें यूज हो रही है, इतना टाइम लगेगा, तो फिर वहाँ पे क्लाइंट से जो है अप्रूवल लिए जाते हैं। क्लाइंट जो है जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स जिसके ऊपर वो सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं। एक्चुअल में फाइनल डॉक्यूमेंट तो प्रोजेक्ट बनने के बाद होता है। ठीक है। लेकिन जो भी उस टाइम पे डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए, जिसकी सारी चीज़ें लिखी है, उसके ऊपर जो है साइन वगैरह करवाए जाते हैं, अप्रूवल ली जाती है क्लाइंट से कि अब जो है काम स्टार्ट हो जाएगा, और क्लाइंट जो है इस चीज़ के ऊपर जो है जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। ये अप्रूवल है क्लाइंट साइड से। एनी रिवीजन ऑफ प्रीवियसली अप्रूव्ड मटेरियल वुड रिक्वायर अ चेंज ऑर्डर। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि वो फिक्स हो गई है, क्लाइंट अगर कुछ चेंजिंग करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, दोबारा से उस चीज़ को रिवाइज किया जाता है, उसके अंदर चेंजेस हो जाती है। A change order A change order stipulates that additional cost of revising previously approved material should be borne by the client। ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि अगर जो है क्लाइंट चेंजिंग्स करवाना चाहता है, चेंज करवा रहा है, तो उसके लिए अलग से जो है एडिशनल कॉस्ट होगी। पहले की जो बजटिंग डिसाइड हो चुकी है उसके अलावा जितनी दफ़ा रिवाइज करवाएगा, जितनी दफ़ा चेंज करवाएगा, उसकी एडिशनल कॉस्ट जो है वो ऐड की जाएगी। when negotiating with the client, limit the number of revision allowed। ठीक है। फिर ऐसा भी नहीं है क्लाइंट हर दूसरे दिन आके ये वाला चेंज कर दे, ये वाला चेंज कर दे, नो। ठीक है। एक लिमिट जो है वो डिफाइन होगी, और मतलब 2 दफ़ा करवा सकता है चेंज, 3 दफ़ा करवा सकता है, और फिर उतनी तभी वो करवा सकता है, उससे ज़्यादा जो है अलाउ नहीं है। Estimating. Cost estimation is done. Cost estimation is done by analyzing the task involved in the project and the people who build it। एस्टिमेटिंग के अंदर जो है हम एस्टिमेट लगाएंगे हर एक उस चीज़ का जो जो चीज़ प्रोजेक्ट को बनाने के लिए यूज़ होनी, चाहे वो इंडिविजुअल पीपल है, एम्प्लॉय है, या फिर कोई भी और चीज़ है। ठीक है। उन सब चीज़ों की एस्टिमेशन होगी कि कितनी कितनी जो है वो यूज़ होगी।
The hidden cost of administration and management are also included in the cost of estimate. ठीक है, एस्टिमेशन करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की कॉस्ट जो है वो भी अंदर ऐड होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी पे करना है. The contingency rate of 10 to 15% of the total cost should be added to the estimated cost. Contingency rate होता है कि आप अगर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं काफ़ी टाइम से, आप एक्सपीरियंस है, तो आपको उस पुराने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आप कहेंगे इसमें इतना रिस्क आ सकता है, इसमें जो इतने फॉल्ट्स आ सकते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर 10 to 15% एडिशनल कॉस्ट जो है वो एज अ कॉन्टीजेंसी रेट उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है. ठीक है, कि अगर जो है किसी भी टाइम कुछ प्रॉब्लम आए तो बजट जो है वो तैयार हो, चीज़ें तैयार हो, एस्टिमेशन के अंदर लिखी गई है जो, ठीक है, तो फिर इनको यूज़ करके जो है उस रिस्क को रिड्यूस किया जाए. टाइम, मनी एंड पीपल आर द थ्री एलिमेंट्स दैट कैन वेरी इन प्रोजेक्ट एस्टिमेट्स. ठीक है, ये तीन मेजर चीज़ें हैं, टाइम, मनी एंड पीपल, जो कि प्रोजेक्ट एस्टिमेट के अंदर जो वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं. ठीक है, द टाइम एट विच पेमेंट्स आर टू बी मेड इज डिटरमिन्ड. पेमेंट्स आर यूजुअली मेड इन 3 स्टेजेस. अच्छा, यहाँ पे देखते हैं. देखिए, हम कह रहे हैं ये तीन चीज़ें, टाइम, पीपल एंड मनी, ये तीनों चीज़ें वेरी कर रही है. किसी टाइम पे जो है किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है, मनी और पीपल कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल है, कई जगह पे पीपल वेरी कर रही है, कुछ एम्प्लॉय छोड़ दिए जिसकी वजह से एडिशनल ऐड करने लग पड़े हैं, या फिर कुछ ज़्यादा हो गया, उनको निकालना पड़ गया. मनी और ये सारी चीज़ें जो है वेरी कर रही हैं. ठीक है, ये किसी भी टाइम पे चेंज हो सकती हैं. द बिलिंग रेट द बिलिंग रेट शुड बी इक्वल टू द टोटल कॉस्ट प्लस अ रीजनेबल प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, जब आप बिलिंग रेट डिफाइन कर रहे हैं कि इसका कितना रेट जो हम बिलिंग के लिए रेट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट के लिए रेट डिफाइन कर रहे हैं, तो आपने ये देखना जितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगी है प्लस एक रीजनेबल जो है प्रॉफिट भी साथ में आपने अपना रखना है. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो तब भी चीज़ बनती है, अदरवाइज जो बनाई नहीं जाती. टिपिकली बिलिंग रेट्स फॉर द multimedia projects range from the 60 to $150 an hour. ठीक है, यूजुअली जो है पर आवर पे किया जाता है 60 to $150 में. ठीक है, लोअर रेट डू नॉट नेसेसरी एम्प्लॉय पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, दे कुड रादर मीन लोअर ओवरहेड. ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि अगर रेट जो है वो कम करवाया जा रहा है तो उसकी वजह से क्वालिटी भी जो है वो कम कर दी है. ठीक है, क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, रेट जो है वो पर और के लिहाज से अगर किसी तरह से आप रिड्यूस करवा सकते हैं करवाएं, लेकिन क्वालिटी नहीं करती. ठीक है, द डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म डिटरमिन द प्राइस. ठीक है, फिर डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म होते हैं जिसमें देखा जाता है कि कितनी डिमांड आ रही है कस्टमर की तरफ से, कितना जो सप्लाई किया जा रहा है, फिर उसकी बेस के ऊपर भी अक्सर जो है प्राइस डिटरमिन कर दी जाती है कि कितनी रखी जाए. Contractor and consultant can be hired, but they should be built at a lower rate. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट जो है वो भी हम लोग हायर कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और उसके अलावा कंसल्टेंट हम लोग हायर कर लेते हैं, जिनसे हम लोग जो है कंसल्ट करते हैं, मशवरा वगैरह कर लेते हैं. ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, और उनको भी जो है वो पे तो करना होता है, लेकिन कह रहे हैं कि दे शुड बी बिल्ड एट अ लोअर रेट, उनको जो है वो लोअर रेट पे जो है वो किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए. Ensure that contractor perform the majority of their work off-site and use their own equipments to avoid classifying them as employee. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप आउटसोर्स कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, ऑफ साइट वर्क करेगा, मीन्स अपनी ही जगह जो भी है उसका डेवलपमेंट सेंटर वहीं पे काम करेगा, वो रोज़ रोज़ आपकी कंपनी में नहीं आएगा काम करने के लिए. ठीक है, जस्ट आपसे कांटेक्ट करेगा, पूछ लेगा और ऑफ साइट काम शुरू कर देगा, और अपने इक्विपमेंट्स अपनी ही चीज़ों को यूज़ करेगा. ठीक है, ताकि जो है उसको जो यहाँ पे ना आना पड़े काम करने के लिए एज एन एम्प्लॉय, वो बस पूछ लेता है और खुद काम करता है और उसको फिर एट द डिलीवर कर देता है. अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि किस किस तरह की कॉस्ट जो है वो आ रही है. सबसे पहले हम देखते हैं कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. ठीक है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस किस तरह की कॉस्ट आ सकती है.
फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट किस अंदर कॉस्ट आ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है। ये 4 तरह की कॉस्ट है। और फर्दर हम देखना है कि इनके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है। फर्स्ट वन इज हमारी जो है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है। डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर हम कहते हैं सैलरीज आ जाती हैं, क्लाइंट की मीटिंग्स की एक्सपेंस आ जाते हैं, एक्विजिशन ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स एक्वायर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसके एक्सपेंस आ जाते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है सबके दरमियान उसके एक्सपेंस आ जाते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, रिसर्च के एक्सपेंस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं कॉन्टेंट्स आपको मिल जाते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स जो अच्छे बन जाते हैं, उसके लिए पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, गैप फाइंड करना पड़ता है, फिर जो है वो बनता है। प्रपोजल एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रिपरेशन, ठीक है, उनके लिए जो कॉस्टिंग होती है, और ओवरहेड वगैरह अगर कोई आ जाए तो उसके लिए जितनी भी कॉस्टिंग होती है वो डेवलपमेंट कॉस्ट में आती है, ठीक है। ये सारी कॉस्टिंग यहाँ पे लिखी हुई है, जो हमारे पास उस स्लाइड्स में लिखी हुई है, यहाँ से लिख देते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्टिंग आ जाएगी, मैनेजमेंट कॉस्ट आ जाएगी, कंटेंट एक्विजिशन, कंटेंट क्रिएशन, या तो एक्वायर कर लें या उन्हें खुद बना लें, ग्राफिक प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, ऑडियो प्रोडक्शन कॉस्ट, वीडियो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड ऑथरिंग कॉस्ट, ये सारी प्रोडक्शन के अंदर आ जाएंगी। टेस्टिंग के अंदर जो सैलरीज आ जाएंगी, फैसिलिटी रेंटल आ जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई रेंट पे जगह ली हुई है उसका रेंट आ जाएगा, या फिर कोई फैसिलिटी ली हुई है रेंटेड की हुई है वो इसके अंदर आ जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, फूड एंड इंसेंटिव्स आ जाएंगे, ठीक है, जो भी उन सब एम्प्लॉयज़ का खाना पीना है, टेस्टर वगैरह का इंसेंटिव्स कुछ एक्स्ट्रा का जो उनको दिया जाता है एज अ बोनस, कॉप फीस आ जाएगी, पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, ठीक है। उसके अलावा टेस्टिंग के लिए अगर आप बाहर से लोग एक्स्ट्रा में हायर करते हैं कि हमारा सिस्टम देख के चेक कर देंगे ठीक है या नहीं, तो कॉप फीस वो आ जाएगी, एडिटिंग, बीटा प्रोग्राम्स, इन सब की कॉस्ट आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर हमारे पास सैलरीज आ जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है इसके लिए, पैकिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, मार्केटिंग, उनकी एडवर्टीजमेंट की, उसको जो एड एंड शिपिंग, उसकी डिलीवरी कॉस्ट, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP, ठीक है, RFP क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ठीक है, रिक्वेस्ट करनी है इसके अंदर, ठीक है, काम करने के लिए। These are formal and detailed documents from large corporations who are outsource their multimedia development work, ठीक है। अगर आप अपना काम आउटसोर्स करवा रहे हैं, प्रोजेक्ट किसी से बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, ये नहीं कॉल करके कह दी कि हमें ये बना रही, प्रॉपर जो है फॉर्मल वे होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर, उसको जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहा जाता है। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कोप ऑफ वर्क एंड बिडिंग प्रोसेस, ठीक है, इसके अंदर जो है टोटल इंफॉर्मेशन होती है, आपके जो भी आपने काम करवाना है उसका स्कोप होता है, उसकी बाउंड्री लिमिटेशंस होती है, बिडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, बनने के बाद बिडिंग होती है जहाँ पे रेट इनकी जो फाइनलाइज होते हैं वो सारा प्रोसेस होता है। दे आर जनरली नॉट वेरी डिटेल एंड स्पेसिफिक, ठीक है, ये जनरल टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल के स्पेसिफिक नहीं होता आपके प्रोजेक्ट से, इस तरह से नहीं है कि कोई जो प्रोजेक्ट बनाना है स्पेसिफिक उसी की सारी डिटेल आपने इन डेप्थ देनी नहीं, उसकी जनरल जो ओवरव्यू डिटेल होगी वो दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है फिर उसकी फाइनल डिटेल जो है वो दी जाती है। ये एग्जाम्पल दिया गया RFP का। बिडिंग प्रपोजल क्या है, should contain an executive summary और an overview। बिडिंग प्रपोजल के अंदर क्या होता है, ओवरऑल एग्जेक्टिव समरी, ओवरऑल जो हाई लेवल समरी होती है, ओवरव्यू होता है, वो होता है बिडिंग प्रपोजल के अंदर, ठीक है। द बैकबोन ऑफ प्रपोजल इज द एस्टिमेट एंड प्रोजेक्ट प्लान विच डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द वर्क, ठीक है, इसका जो बैकबोन मीन्स मेन पॉइंट है वो एस्टिमेट एंड प्रोजेक्ट प्लान, वो जो है मेन प्रोजेक्ट प्लान है, जो प्रोजेक्ट प्लान के अंदर एक्चुअल में हर चीज़ होती है, तो बिड प्रपोजल के साथ प्रोजेक्ट प्लान भी जो है उसी के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। ये एक दो चीज़ें ही हैं जिनको हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट वे से लिख लिया जाता है।
ओवरऑल जो आपका वर्क उसको स्कोप डिफाइन कर दिया जाता है। द कॉस्ट एस्टिमेट फॉर the cost estimate for each phase or deliverable milestones and the payment schedule should be included। ठीक है, हर एक फेज के लिए जितनी कॉस्ट है, जो कि आपके डिलीवरेबल माइलस्टोन्स है उनकी कॉस्ट है, जो भी आपके ओवरऑल स्केड्यूलिंग कॉस्ट है, उन सब कुछ इसके अंदर लिखा गया होता है, ऐड किया होता है। ठीक है, शुड कंटेन द ग्राफिक्स एंड इंटरेक्टिव गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है ग्राफिकली आपकी जो भी चीज़ें हैं या फिर इंटरेक्टिव गोल है आपके प्रोजेक्ट की, इन ग्राफिक्स या फिर इन चीज़ों के थ्रू आपके प्रोजेक्ट को इंटरेक्टिव बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो राइट अप की हुई। प्रिपेयर अ ब्रीफ साइनॉप्सिस इफ प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड। ठीक है, वैसे तो इतना कोई खास बात नहीं है, मतलब लिख लिया जाता है साथ साथ, लेकिन अगर प्रोजेक्ट जो है आपका कम्प्लीकेटेड है, मीन्स आपको लग रहा है कि इस तरह से सिर्फ कुछ बातें डॉक्यूमेंट में लिखने से काम नहीं चलेगा, तो आप उसके लिए साइनॉप्सिस लिख लेते हैं। साइनॉप्सिस क्या होता है? ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी आगे प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे थीसिस, रिसर्च वर्क वगैरह होते हैं, तो उनके लिए पहले साइनॉप्सिस लिखे जाते हैं, वो अप्रूव होते हैं, और फिर उनकी अप्रूवल की बेस के ऊपर जो आगे फिर काम स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है साइनॉप्सिस। लिस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी लिखी होती है। अच्छा, द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिलिंग रेट। इसको पढ़े, इसमें कोई है बात तो पूछे। हो गया जी मैम, पढ़ लिए। ये वही बातें लिखी हुई इसकी मैंने कहा। नेक्स्ट भी 2 स्लाइड्स है, इनको पढ़ लें। सही है, पढ़ते हैं। कर दो नेक्स्ट स्लाइड, बस वो लास्ट स्लाइड है, पढ़ ले, फिर टाइम भी ओवर हो जाएगा, वरना फिर दोबारा आना पड़ेगा। पढ़ लिए ये लास्ट स्लाइड है बस। ये